अच्छा जी, होपफुली मोस्टली स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। मुझे ये बताइए बेटा कि लास्ट क्लास में क्या हमने ये वेरिएशन डिस्कस किया था या जी लास्ट सर। में हमने कहाँ पर फिनिश किया था? सर सेकंड वेरिएशन पे किया था ख़त्म। सेकंड वेरिएशन तक कर लिया था। जी जी ओके, सेकंड वेरिएशन तक मैंने आपको बता दिया था कि ठीक है जी। अब आज जो हम पहला काम कर रहे हैं वो एक्चुअली हम कर ये रहे हैं कि एक ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, बल्कि उससे पहले मैं एक क्वेश्चन की तरफ आया। मैंने पिछली क्लास में आपको जो डिस्कस किया था वेरिएशन, उसमें मैंने एग्जाम्पल पीरियड नंबर 3 के मेंबर्स की ली थी, लेकिन ये बात एक जहन में रखिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड पीरियड नंबर 3 में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेम ट्रेंड जो है वो पीरियड नंबर 2 में भी आपको नजर आएगा और सेम ट्रेंड आपको पीरियड नंबर 4 में भी नजर आएगा। पीरियड 2 में भी नजर आएगा, पीरियड 4 में भी नजर आएगा। ठीक है, अब पीरियड 2 या पीरियड 4 में आपको याद होगा मैंने पीरियड 3 में बताया था कि पहला वेरिएशन ग्रुप 2 से ग्रुप 13 में आता है और दूसरा वेरिएशन ग्रुप 15 से ग्रुप 16 में आता है। तो अब चाहे आप पीरियड नंबर 2 में देखें, पीरियड नंबर 3 में देखें, या पीरियड नंबर 4 में देखें, या पीरियड नंबर 5 में देखें, ये वेरिएशन आयनाइजेशन एनर्जी का आपको हर केस में मिलेगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई एलिमेंट्स इन पीरियड 2 which have variation of ionization energy along the period। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप वो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कीजिए जो पीरियड 2 से बिलोंग करते हैं या पीरियड 4 से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट करें 2 से नहीं आता, 4 से आ जाता है। तो वो जो पीरियड 2 से या पीरियड 4 से बिलोंग करते हैं, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी में आपको वेरिएशन मिलेगा अलोंग द पीरियड। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो है डेटा बुकलेट देखिए, और डेटा बुकलेट में आप पीरियोडिक टेबल देखिए। पीरियोडिक टेबल बिल्कुल लास्ट पेज में डेटा बुकलेट के मौजूद होता है, बिल्कुल लास्ट पेज जो है वो डेटा बुकलेट का है। अच्छा, इसमें जरा मैं इसको रिड्यूस कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छी तरह से नजर आए। अच्छा, अब देखिए इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद आपको नजर आएगा यहाँ पर हीलियम। अब ये हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों का ताल्लुक पीरियड 1 से है। लिथियम से लेकर नियॉन ये पीरियड नंबर 2 है। पीरियड का नंबर होता है नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो पीरियड 2 का मतलब यह है कि आउटर ऑर्बिट इज 2। फिर ये पीरियड 3 है, सोडियम टू आर्गॉन, ये पीरियड 3 के मेंबर्स हैं। पीरियड 4 के मेंबर्स जो हैं वो पोटेशियम टू क्रिप्टॉन है, ये पीरियड 4 के मेंबर्स हैं। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो अलोंग द पीरियड, जैसे मैंने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन एक आता है 2 से 13 पर और एक वेरिएशन आता है 15 टू 16। अब क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है वो पीरियड नंबर 2 के वेरिएशन की बात करें कि वो कौन से एलिमेंट हैं जहां वेरिएशन आएगा, तो आपने देखा पीरियड नंबर 2 में बेरिलियम और बोरॉन 2 एंड 13 के मेंबर हैं। तो बेरिलियम टू बोरॉन आपको वेरिएशन मिलेगा, और अगला वेरिएशन जो आपको मिलेगा 15 टू 16 यानी नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। तो ये दो वेरिएशंस आपको मिलेंगे, बेरिलियम टू बोरॉन और नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। ये वेरिएशंस जो हैं ये आपको नजर आएंगे पीरियड नंबर 2 में। तो जो सवाल था, मैं दोबारा उस क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन ये था कि आइडेंटिफाई एलिमेंट इन पीरियड 2
which have variation of ionization energy along the period. तो हमने कहा कि पहला वेरिएशन ग्रुप 2 से 13 में आएगा, इसका मतलब है कि बेरिलियम टू बोरॉन, क्योंकि बेरिलियम और बोरॉन दोनों पीरियड नंबर 2 के मेंबर्स हैं। इसी तरह से 15 टू 16 में सेकंड वेरिएशन आएगा और ये सेकंड वेरिएशन होगा नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। तो ये दो वेरिएशन आपको नजर आएंगे पीरियड नंबर 2। इस तरह का सवाल पेपर में आ भी चुका है, आ भी सकता है। इसी तरह से अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि पीरियड नंबर 4 के आप वेरिएशंस की बात करें, तो पीरियड नंबर 4 में जब हम वेरिएशन की बात करेंगे तो पीरियड नंबर 4 में आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे और पीरियड नंबर 4 में 2 और 13 में वेरिएशन आएगा, 15 टू 16 में वेरिएशन आएगा। तो आप 2 टू 13 को चेक कीजिए और 15 टू 16 को चेक कीजिए, वहां दोनों केसेस में आपको वेरिएशन नजर आएगा। तो वो जो भी एलिमेंट्स हैं जो 2 टू 13 और 15 टू 16, तो वो एलिमेंट्स हमारे एलिमेंट्स होंगे जहां पर पीरियड नंबर 4 में आपको वेरिएशन मिलेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हमने डिस्कस पीरियड 3 को किया है तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि पीरियड 3 में ही सिर्फ ये वेरिएशन होगा। ये वेरिएशन आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के हर पीरियड में नजर आएगा। और ये नजर कहां पर आएगा? 2 टू 13 में नजर आएगा, 15 टू 16 में नजर आएगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। सर ये जो ये वेरिएशन वाला है, ये भी एक फैक्टर होगा ना, फोर्थ फैक्टर होगा ये इसका आयनाइजेशन का? नहीं जी, फैक्टर कहां से आ गया? इसका आयनाइजेशन एनर्जी से क्या ताल्लुक? ये तो आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन है, फैक्टर कहां से आ गया बेटा? ये आयनाइजेशन एनर्जी इस पे थोड़ी डिपेंड करती है कि ये चेंज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होगी। ये फैक्टर नहीं है, ये वेरिएशन है। अब नेक्स्ट आपके सामने मैंने एक ग्राफ स्केच किया है, और ये जो मैंने ग्राफ स्केच किया है, ये ग्राफ जो है ये एक्चुअली ये ग्राफ है इन बिटवीन प्रोटॉन नंबर एंड आयनाइजेशन एनर्जी। और अगेन मैं पीरियड नंबर 3 के लिए ये ग्राफ स्केच कर रहा हूं। पीरियड नंबर 3 के लिए स्केच करने का मतलब यह है कि इट इज वैलिड टू पीरियड 2 एंड पीरियड 4 ऑल्सो। ये पीरियड 2 के लिए भी वैलिड है और ये पीरियड 4 के लिए भी वैलिड है। ये पीरियड 2 के लिए भी वैलिड है और ये पीरियड 4 के लिए भी वैलिड है। अच्छा जी, क्या है ये वैलिड? वैलिड ये है कि जब आप ने आयनाइजेशन एनर्जीज को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि ग्रुप 1 से ग्रुप 2 पे जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, 2 से 13 पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, 13 से 14 और 15 पर फिर इंक्रीज होती है, 15 टू 16 डिक्रीज होती है, और फिर 16 टू 17 एंड 17 टू 18 दोबारा इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप आयनाइजेशन एनर्जी और प्रोटॉन नंबर के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको वो ग्राफ का जो स्केच है वो इसी शेप का नजर आएगा। पहले इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज। अब कभी कभार एग्जामिनर आपको सिर्फ स्केच दे देता है और यहां पर x और y कर देता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि x एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा और y एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा। तो x एक्सिस पर हमने प्रोटॉन नंबर प्लॉट करना है और आयनाइजेशन एनर्जी y एक्सिस पर होगा, और जो इस कर्व का स्केच होगा वो यही बनेगा। सेम फॉर पीरियड 2। हाँ, पीरियड 2 इससे पहले होगा, उसकी वजह यह है कि पीरियड 2 के प्रोटॉन नंबर्स कम होंगे। ये पीरियड 3 का मैंने स्केच किया है। अब आप जब पीरियड 4 पे जाएंगे तो पीरियड 4 में प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होगा, लिहाजा पीरियड 4 का जो स्केच बनेगा वो उससे आगे बनेगा।
लेकिन आपको हमेशा ये बात पता है कि जो आपको डिक्रीज मिलेगा वो 2 से 13 पे मिलेगा और अगला डिक्रीज आपको 15 टू 16 पे मिलेगा। वरना जनरल ट्रेंड ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ग्रुप 1 का जो मेंबर होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम और ग्रुप 18 वाले की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आप अगर डेटा बुकलेट पर आए और डेटा बुकलेट में आप आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा देखिए। अच्छा जी, अब आप देखें आर्गॉन की आयनाइजेशन एनर्जी 1520 है, लेकिन आर्गॉन से जब हम पोटेशियम पर आते हैं, प्रोटॉन नंबर 19, तो अचानक आप देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी में एक बहुत लार्ज आपको चेंज नजर आ रहा है। शार्प डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी नजर आ रहा है आपको। अब अगला सवाल हमें इसको एड्रेस करना है कि आर्गन टू पोटेशियम जब आप जा रहे हैं तो ये शार्प डिक्रीज क्यों आ रहा है। इसके लिए मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है कि आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है और पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 पे खत्म होती है। तो जब हम आर्गन से पोटेशियम पर आते हैं तो आर्गन से पोटेशियम पर आते हुए क्या हो रहा है कि अचानक आर्गन से पोटेशियम पर आते हुए क्या हो रहा है कि अचानक ऑर्बिट का नंबर चेंज हो रहा है। और ये चीज आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आएगी। अगर मैं पीरियोडिक टेबल पे चला जाऊं तो हमेशा पीरियोडिक टेबल में यही होता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल देखिए, पीरियोडिक टेबल में जो आखिरी एलिमेंट होता है वो ग्रुप 18 का होता है। जैसे ये आर्गॉन प्रोटॉन नंबर 18, ये पीरियड नंबर 3 में है और अगला मेंबर पोटेशियम है 19, ये पीरियड नंबर 4 का मेंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल में जब भी आप ग्रुप 18 से ग्रुप 1 पे आते हैं तो 18 से 1 पर आने पर हमेशा पीरियड नंबर चेंज हो जाता है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट चेंज हुआ तो आपको 18 से 19 पर क्या नजर आएगा? शार्प डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। और ये शार्प डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी की वजह क्या है? क्यों आपको ये शार्प डिक्रीज नजर आएगा? उसकी वजह है चेंज इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यहां पर ये बात मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन से भी प्रूव कर रहा हूं कि आर्गॉन का ताल्लुक ग्रुप 18 से है, इसका प्रोटॉन नंबर 18 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के आखिर में 3s2 3p6 आता है, यानी कि इसका आउटर ऑर्बिट इज 3। और आर्गॉन से जब हम पोटेशियम पर आते हैं तो इसका आउटर ऑर्बिट 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हुआ जब आप ग्रुप 18 से ग्रुप 1 पर आए। और जैसे ही ऑर्बिट नंबर बढ़ा, जैसे ही ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हुआ, पीरियड नंबर इंक्रीज हुआ, तो आपको पता है कि डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिट विल इंक्रीज और अल्टीमेटली जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो शार्पली डिक्रीज करती। तो अब आप ये जहन में रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में आपको जब भी शार्प डिक्रीज नजर आए आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो शार्प डिक्रीज है वो होता है ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिट। इट इज ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिट या चेंज इन नंबर ऑफ पीरियड, change in number of outermost orbit या change in number of period। ये पीरियड या outermost orbit का change होता है। So due to change in number of outermost orbit
ये आपको शार्प डिक्रीज नजर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो दैट विल बी ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक मैंने बात यहां लिख भी दी है कि शार्प डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट्स चेंज ऑफ पीरियड नंबर। और चेंज ऑफ पीरियड नंबर का मतलब यह है कि यू विल मूव फ्रॉम ग्रुप 18 टू ग्रुप 1, क्योंकि ग्रुप 18 के बाद जो अगला एलिमेंट आता है वो ग्रुप 1 का मेंबर होता है, और ग्रुप 1 का जो मेंबर होता है उसका पीरियड नंबर चेंज हो चुका होता है, क्योंकि उसका आउटर ऑर्बिट चेंज हो चुका होता है। तो आर्गोन से जब आप पोटेशियम पे आते हैं तो आर्गोन से पोटेशियम पर आने का मतलब यह है कि आप ग्रुप 18 से ग्रुप 1 पर आ रहे हैं, लेकिन जो ग्रुप 1 का मेंबर है उसका वैलेंस शेल चेंज हो गया है, उसका आउटर ऑर्बिट चेंज हो गया है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब देखिए ये क्वेश्चन है जो मैंने आगे ये क्वेश्चन लिखा है, जरा इसको आप पढ़िए। ये सवाल है, जरा इसको आप पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फ्लोरीन होगा सर। आपने कहा, सबने कहा, कुछ 4 बच्चों ने कहा फ्लोरीन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का सवाल 5 पेपर में मौजूद है जहां पर आयनाइजेशन एनर्जी और प्रोटॉन नंबर के दरमियान डेटा गिवन है, और इस डेटा में आपको क्या नजर आ रहा है कि एक एलिमेंट W, एक X, एक Y और एक Z।
लेकिन आप देख रहे हैं कि जो शार्प डिक्रीज आ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी में, वो आ रहा है एक्स से वाई के दरमियान। और आपको पता है कि जब भी शार्प डिक्रीज आता है तो शार्प डिक्रीज आने का मतलब ये होता है कि पीरियड नंबर तब्दील हो गया। पीरियड नंबर तब्दील होने का मतलब ये है कि जो ऊपर है वो ग्रुप 18 का मेंबर है और जो नीचे है वो ग्रुप 1 का मेंबर। जो ऊपर है वो ग्रुप 18 का मेंबर है और जो नीचे है वो ग्रुप 1 का मेंबर है। अब 18 से पहले 17 है, 18 से पहले 17 है, हमेशा यही होता है, 18 से पहले 17 होगा। इसका मतलब अगर आपको एलिमेंट W फाइंड आउट करना है तो एलिमेंट W विल बी अ मेंबर ऑफ ग्रुप 17। एलिमेंट W जो है वो ग्रुप 17 का मेंबर है। अब आप देखेंगे पीरियड नंबर 2 में ग्रुप 17 में कौन आता है। ये देखिए, ये पीरियड नंबर 2 जो है, ये पीरियड नंबर 2 जो है ये शुरू होता है लिथियम से और ये जाता है लिथियम से नियॉन तक। अब ये ग्रुप 17 का मेंबर है विच इज फ्लोरीन। ये ग्रुप 17 का मेंबर है फ्लोरीन। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको पीरियोडिक टेबल देख के बताना था। तो पहली बात जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो ये शार्प डिक्रीज है। जब भी आयनाइजेशन एनर्जी में शार्प डिक्रीज आता है तो इसका मतलब ये होता है कि एलिमेंट ग्रुप 18 का और नेक्स्ट एलिमेंट ग्रुप 1 का है। हमेशा शार्प डिक्रीज 18 to 1 में ही आता है। तो ये कहानी आपके सामने। तो ये था कि W बिलोंग्स टू ग्रुप 17, एलिमेंट विल बी फ्लोरीन। अच्छा, मैं आपको जो है वो एक चीज और बताता हूं। एक क्वेश्चन अगर मुझे इसमें नजर आ जाए, G1 75 है। अच्छा जी, ये देखिए जनाब, ये एक क्वेश्चन है जो कि आपके सामने मैं शो कर रहा हूं। स्क्रीन होपफुली शेयर हो रही है जी। ये एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। यहां पे लिखा हुआ है कि अ प्लॉट ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज शोन। ये एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर एक ही बात होती है और ये आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा है। अच्छा, अब आप देखो ये वाला जो एरिया है ये है शार्प डिक्रीज वाला एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके टॉप पर जो लिखा हुआ है ये ग्रुप 18 का मेंबर है और जो इधर है ये ग्रुप 1 का मेंबर है। फिर आप देखिए नेक्स्ट, ये एक और शार्प डिक्रीज आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ग्रुप 18 का मेंबर है और ये ग्रुप 1 का मेंबर है। और आपको दो कर्व नजर आ रहे हैं। ये पीरियड नंबर 2 के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया पीरियड नंबर 2 के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और देखें ये प्रोटॉन नंबर 11 है और ये 11 से लेकर 18 तक ये पीरियड नंबर 3 के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ आपको दिखाने का मेरा मकसद क्या है कि आपको ये समझ में आए कि हर पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो सेम चलता है। अच्छा, अब आप एक और बात देखिए कि अगर ये ग्रुप 18 का मेंबर है और ये ग्रुप 1 का मेंबर है, इसका मतलब इससे अगला मेंबर ग्रुप 2 का होगा, उससे अगला मेंबर 13 का होगा। अब आप देखें यहाँ डिक्रीज आ रहा है। अब सवाल आपको एग्जामिनर ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज बिटवीन एटॉमिक नंबर 12 एंड 13। अब ये एटॉमिक नंबर 12 और 13 पर आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि 18 से जब शार्प डिक्रीज आएगा ये ग्रुप 1 हो गया और ये ग्रुप 2 हो गया और ये ग्रुप 13 हो गया। तो 2 से 13 में जब डिक्रीज आता है तो इसका रीजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे ऑर्बिटल चेंज होता है। तो ड्यू टू चेंज इन ऑर्बिटल न्यूक्लियस का और ऑर्बिटल का डिस्टेंस बढ़ता है, अट्रैक्शन कम होती है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाता है।
तो वही रीजन आपको यहाँ पर लिखना है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात आप देखिए कि इस ग्रुप में ये टॉप पर है, इस पीरियड में ये एलिमेंट टॉप पर है और इस पीरियड में ये एलिमेंट टॉप पर है। इसका मतलब है कि वो तमाम एलिमेंट जो पीरियड के अंदर टॉप पे हैं वो सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये भी 18 का है, ये भी 18 से बिलोंग कर रहा है और ये भी 18 से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि आप देखें हर पीरियड के अंदर जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा, लेकिन एक बात आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है पीरियड नंबर 2 के मेंबर्स का एनर्जी का लेवल ऊपर है, पीरियड नंबर 3 का एनर्जी लेवल नीचे है, पीरियड नंबर 4 के मेंबर्स का और नीचे होगा, पीरियड नंबर 5 के मेंबर्स का और नीचे होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, तो होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा उसने कहा कि एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यूज शो अ जनरल इंक्रीज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 11 टू 18। 11 टू 18 जनरल इंक्रीज क्यों आ रहा है? अब 11 टू 18 जनरल इंक्रीज आने की वजह मैं आपको बता चुका हूं कि इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रही है। तो हम जनरल इंक्रीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अलोंग द पीरियड जनरल इंक्रीज होने की वजह क्या होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। और अट्रैक्शन इंक्रीज होने का मतलब ये है कि उस केस में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट। इसी तरह एटॉमिक नंबर 15 एंड 16 में वो आपको डिक्रीज का रीजन पूछ रहा है, तो ये रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं कि 15 टू 16 में हमेशा क्या चेंज आता है कि 16 के अंदर रिपल्जन होता है जो कि 15 में नहीं होता। Now suggest an explanation for the trend of first ionization energy of the element with atomic number 2, 10 and 18। अब देखें यहाँ पे ये 2 है, ये 10 है और 18 है। तो 2, 10 और 18 का जनरल ट्रेंड क्या है कि ये ग्रुप 18 के जो मेंबर्स हैं उनकी रिस्पेक्टिव पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होता है। दैट्स व्हाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये इस तरह का जो है वो आपके सामने एक क्वेश्चन था जो मैंने बता दिया। एक और क्वेश्चन है, मैं जरा उसको चेक कर लूं कि वो भी इसमें जरा डिफरेंट टाइप है उस क्वेश्चन के अंदर भी। ये भी देखें, यहाँ पर भी आपको वही ग्राफ नजर आ रहा है जो मैंने अभी बनाया था कि ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और एलिमेंट्स के दरमियान ग्राफ है, और फिर उन्होंने यही पूछा है कि किसकी एनर्जी ज्यादा क्यों है, इसकी कम क्यों है। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है।
अच्छा जी, खैर बहरहाल ये मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आपके सामने थे जो मैंने कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो ये तो जनाब हो गई बात। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, आपको मैं अब नेक्स्ट ये बता रहा हूं, ग्राफ ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का। ग्राफ हम बना रहे हैं किसी भी एक एलिमेंट के लिए, ग्राफ ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का। अब ग्राफ ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? जब आप किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, सेकेंड आयनाइजेशन के मुकाबले में थर्ड आयनाइजेशन ज्यादा होती है, थर्ड के मुकाबले में फोर्थ ज्यादा होती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, सपोज मैं मैग्नीशियम से स्टार्ट ले रहा हूं। मैग्नीशियम प्रोटॉन नंबर 12 है। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2। अच्छा, जब मैग्नीशियम टर्न्स टू मैग्नीशियम गैसियस आयन बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आप अगला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मैग्नीशियम प्लस गैसियस, टू फॉर्म Mg2 पॉजिटिव आयन गैसियस बाय द लॉस ऑफ 1 मोर इलेक्ट्रॉन। ये है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब अगर आप डेटा बुकलेट में आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा देखें, अगर आप डेटा बुकलेट में आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा देखें, जरा देखिएगा आप, यहां मैग्नीशियम को देखिए। मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 736 है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी 1450 है, ज्यादा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में अचानक एक लार्जर जंप आ रहा है। मैग्नीशियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में अचानक 736 से 1450 हुआ, इंक्रीज तकरीबन 700 का है। लेकिन 1450 से 7000 का मतलब यह है कि मोर देन 5000 का जो है वो इंक्रीज है, मोर देन 5000 का इंक्रीज है। उसके बाद थर्ड से फोर्थ में तकरीबन 2000 का इंक्रीज है। लेकिन ये सेकंड से थर्ड में लार्जेस्ट इंक्रीज आ रहा है। अब इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि सेकंड से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में ये लार्जेस्ट चेंज क्यों आ रहा है। तो अब आप ये देखिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी थी, आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2p6 एंड देन 3s1। और फिर मैग्नीशियम आयन यहां पर है, और मैग्नीशियम आयन 3s1 से ये 3s0 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 736 है और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 1450 है। अब बात करते हैं हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी।
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात क्या करते हैं कि थर्ड आयनाइजेशन का मतलब ये है कि मैग्नीशियम 2 गैसियस विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम 3 पॉजिटिव आयन गैसियस बाय द लॉस ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू हमने देखी दैट इज 7740। अब ये 7740 वैल्यू क्यों है, इस बात को जरा समझिएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 मैग्नीशियम प्लस 2 की और 3s नॉट, यानी कि इसका वैलेंस शेल खाली हो चुका है। अब वैलेंस शेल खाली होने के बाद अब अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से नहीं निकलेगा, बल्कि तीसरा इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से निकलेगा। और इनर ऑर्बिट का मतलब यह है कि वो ऑलरेडी फिल्ड है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। अब आप स्टेबल ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और अब आप देखिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p5। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज वेरी हाई एज कंपेयर टू सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसका आंसर ये है, क्वेश्चन क्या है कि वाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज वेरी हाई एज कंपेयर टू second ionization energy, as compared to second ionization energy। तो इसका आप रीजन लिखेंगे कि बिकॉज इन मैग्नीशियम थर्ड इलेक्ट्रॉन removes from inner orbit which is completely filled and more stable, which is completely filled and more stable, so it needs more energy। तो ये कहानी है कि मैग्नीशियम में थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इट रिमूव्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट which is completely filled and more stable, so it needs more energy। अब आप ये एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा होता है वन आफ्टर वन, तो जिस जगह पर लार्जेस्ट जंप आता है, जिस जगह पर लार्जेस्ट जंप आता है, ये इंडिकेट करता है कि अब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से नहीं बल्कि इनर ऑर्बिट से निकल रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं नेक्स्ट कि लार्जेस्ट जंप in the data of successive ionization energies, largest jump in the data of successive ionization energies indicates that, क्या इंडिकेट करता है, indicates that an electron removes
फ्रॉम इनर ऑर्बिट। जब भी आयनाइजेशन एनर्जी में एक लार्जेस्ट जंप आएगा, तो लार्जेस्ट जंप ये इंडिकेट करता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में कि इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है फ्रॉम इनर ऑर्बिट हो रहा है, नॉट फ्रॉम आउटर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर ऑर्बिट से निकल रहा है। और ये आपको, ये जो डाटा है, ये डाटा आपको हेल्प आउट करता है किसी भी एलिमेंट के ग्रुप का नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए। आगे मैं आपको इसका क्वेश्चन भी बताता हूं, लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैं बना क्या रहा था। मैं बना रहा था एक ग्राफ इन बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मैं मैग्नीशियम की एग्जांपल ले रहा हूं और आपको मैंने कहा था कि मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो, और आपको मैंने ये भी कहा था कि किसी भी एलिमेंट से आप मैक्सिमम सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते। बट यस, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको प्रैक्टिकली प्रोवाइड कर सकें, लेकिन थियोरेटिकली यू कैन रिमूव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। सो लेट वी स्टार्ट विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर फर्ज करें कि ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, दिस विल बी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। आपके पास डेटा भी मौजूद है फर्स्ट और सेकेंड का, कि फर्स्ट के मुकाबले में सेकेंड की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो। लेकिन अब जब मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब हमें मैग्नीशियम से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मैग्नीशियम से जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नॉट फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 3, अब मैग्नीशियम से जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा दैट विल बी फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 2 विच इज एन इनर ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से नहीं निकल रहा, अब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से निकल रहा है विच इज मोर स्टेबल। लिहाजा इलेक्ट्रॉन नंबर 3 जो है वहां पर शार्प इंक्रीज आएगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में शार्प इंक्रीज आए, तो मैंने आपको बताया था कि ये इंडिकेट करता है चेंज ऑफ ऑर्बिट को। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, और ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आपको ये बता रही है कि थर्ड इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है 2 के मुकाबले में, और उसकी वजह यह है कि जहां भी इस तरह का आपको शार्प इंक्रीज नजर आए, ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन इज रिमूविंग नॉट फ्रॉम आउटर ऑर्बिट, नाउ इलेक्ट्रॉन इज रिमूविंग फ्रॉम इनर ऑर्बिट। अब अगर ये एल्यूमिनियम होता, एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्यूमिनियम में पहला, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन तो आउटर ऑर्बिट से निकलता, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से निकलता। तो एल्यूमिनियम के केस में फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी पे लार्जेस्ट जंप आता। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस काफी सारे क्वेश्चंस है पास पेपर में, कि आपको लार्जेस्ट जंप क्या इंडिकेट करता है। लार्जेस्ट जंप ये इंडिकेट करता है कि ऑर्बिट का नंबर चेंज हो गया, अब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से निकल रहा है। तो लार्जेस्ट जंप ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑर्बिट का नंबर चेंज हो रहा है। अब आपको पता है कि पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन सोचें तो ये 2 8 2 होता है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? ऑर्बिट नंबर 3 से। अगले 8 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऑर्बिट नंबर 2 से, यानी कि टोटल अब हो गए 10। तो अब आप देखिए कि 10 इलेक्ट्रॉन तक ये इसी तरह से ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा।
अब इलेक्ट्रॉन नंबर 3 से लेकर इलेक्ट्रॉन नंबर 10 तक ये सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 में हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन या आउटर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर इनर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, और उससे इनर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आउटर शेल के 2 इलेक्ट्रॉन निकले, फिर शार्प इंक्रीज आया आयनाइजेशन एनर्जी का। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 3 से लेकर इलेक्ट्रॉन नंबर 10 तक अब आपको एक शार्प इंक्रीज नहीं मिलेगा, ग्रेजुअल इंक्रीज मिलेगा। जैसे मैंने कहा था कि 3rd से 4th आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा बड़ा जंप नहीं है। अब मैग्नीशियम से 10 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, अब मजीद 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं मैग्नीशियम में, लेकिन अब वो 2 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2। पहले इलेक्ट्रॉन 2 3s से निकले, अगले 8 इलेक्ट्रॉन 2s2 और 2p6 से निकले। अब आ गई बारी इससे अगले 2 इलेक्ट्रॉन की। अब वो अगले 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1s से निकलेंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि अगेन हमें एक शार्प इंक्रीज मिलेगा। फॉर द नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन हमें एक और शार्प इंक्रीज मिलेगा 11 एंड 12। ये है बेटा डायग्राम टू रिप्रेजेंट a data of successive ionization energy and number of electrons removed in case of magnesium. होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। 2 जगहों पे ये जो शार्प इंक्रीज आ रहा है, ये शार्प इंक्रीज जो है ये चेंज ऑफ ऑर्बिट को शो करता है। शार्प इंक्रीज शो करता है चेंज ऑफ ऑर्बिट या शेल, और इसी तरह से ये एक और शार्प इंक्रीज आ रहा है, और ये भी इंडिकेट करता है चेंज ऑफ ऑर्बिट। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से निकलेंगे। अगर ये एल्युमिनियम होता तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से निकलते। अगर ये सिलिकॉन होता तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से निकलते, फिर शार्प इंक्रीज आता। तो शार्प इंक्रीज आने का मतलब ये है कि अब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट चेंज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट की जगह इनर ऑर्बिट से निकल रहा है। तो शार्प इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है, इससे हमें पता चलता है कि उस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से निकल रहा है और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद। अब देखें यहां पर पहले 2 इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन तीसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में शार्प इंक्रीज आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम में तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरा इलेक्ट्रॉन इनर शेल से निकल रहा है, यानी मैग्नीशियम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको एक कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश करने में हेल्प आउट कर रही है कि अगर आपके पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा अवेलेबल हो, तो आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के डाटा को यूज करके ये बात प्रेडिक्ट या फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद। ये चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं with the help of a data from successive ionization energies. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूं और एक डाटा में लिख रहा हूं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, और ये जो है वो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं 465, 1050, then 1800,
और फिर फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये है 8400 और फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी है 10,1200। अब आपको ये डाटा गिवन है और आपको सवाल आपसे ये किया गया है कि आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell. Valence shell का मतलब है outermost orbit of an element X. Of an element X. अब ये जो डाटा है ये एलिमेंट X के लिए। अब आप देखिए यहां फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड के दरमियान तकरीबन कोई अराउंड 600 का डिफरेंस है। सेकेंड और थर्ड के दरमियान अराउंड 800 का डिफरेंस है। लेकिन थर्ड से फोर्थ में जो है वो लार्जेस्ट जंप आ रहा है, तकरीबन 6000 से ज्यादा का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि रिमूवल ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो आउटर ऑर्बिट से नहीं हो रहा बल्कि इनर ऑर्बिट से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस शेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, क्योंकि थर्ड से फोर्थ पे जाते हुए लार्जेस्ट जंप आ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी में। ये इंडिकेट करता है कि एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। का मतलब एक और बात भी है कि इस एलिमेंट का जो ग्रुप है वो 13 है, जिसको आप ओ लेवल में ग्रुप 3 कहते थे, अब उसको हम ग्रुप 13 कहते हैं। तो अगर वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये इंडिकेट करता है कि एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 13। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पास पेपर में मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे और आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कि आप इस तरह से ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस तरह से आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक और चीज आप कर सकते हैं और वो ये कर सकते हैं आप कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ X, फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ X, तो क्लोराइड ऑफ X का फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए, फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ X फाइंड आउट करने के लिए X के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि X का चार्ज जो होगा वो 3 पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप 3 या 13 के जो मेंबर्स हैं उनका चार्ज ग्रुप 1 का +1 होता है क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ग्रुप 2 का जो है वो +2 होता है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ग्रुप 13 का जो है वो 3 होता है क्योंकि वो उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोराइड का फार्मूला तो X 3 पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? आपने ओ लेवल में पढ़ा है कि फॉर्मूला लिखने के लिए इंटरचेंज करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव का नंबर होता है, जो नेगेटिव का नंबर होता है वो पॉजिटिव का चार्ज होता है। तो फॉर्मूला विल बिकम XCl3। फॉर्मूला विल बी XCl3। आपका एलिमेंट का सिंबल X है, इसका मतलब है कि XCl3 वुड बी द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड जो इन कंडीशंस को फॉलो करे। ठीक है बेटा, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में मैं इंशाल्लाह आपको पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये चैप्टर या टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, फिर इंशाल्लाह हम जो है वो किसी और चैप्टर पे मूव करेंगे। जी वजी भाई, कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन?
सर गलती से स्क्रीन दब गई थी, आई एम वेरी सॉरी।